हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम वॉल टू वॉल मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की कहानी सियोल में शुरू होती है, जहां बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं और लोग महंगे अपार्टमेंट खरीद रहे हैं। अच्छी नौकरी पाने वाले ऊसांग ने 1.10 बिलियन वॉन देकर एक फ्लैट बुक किया था। ये थोड़ा महंगा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि कीमतें और बढ़ेंगी, इसलिए उन्होंने इसे तुरंत खरीद लिया। फ्लैट के पास एक नया सबवे बनने वाला है, जिससे संपत्ति की कीमत और बढ़ जाएगी। ऊसांग ने अपनी सारी बचत, कर्ज और कंपनी का कर्ज निवेश कर दिया था। फ्लैट का आकार केवल 84 वर्ग मीटर था, यानी लगभग 101 गज। अब हर कोई शादी से पहले बसना चाहता था। ऊसांग भी यही चाहता था। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर ऊपर के अपार्टमेंट से धमक की आवाज आने लगी। ऊसांग की नींद टूटने लगी। अगले दिन उसने ऊपर की मंजिल वाले व्यक्ति से बात करने का फैसला किया। अगले दिन उसका ध्यान अपनी नौकरी पर चला जाता है और उसका सीनियर उसे चिढ़ाता है। उसने कहा, तुम्हारे सहकर्मी ने शेयर बाजार में पैसा निवेश किया और रातों रात अमीर हो गया। अगर तुमने संपत्ति के बजाय शेयर बाजार में निवेश किया होता तो तुम भी वही करते, वो और भी अधिक कमा सकता था। ये विचार ऊसांग के मन में घूम रहे हैं। उसका दोस्त ये भी कहता है कि व्यवसाय बुरा नहीं है। अगर तुम्हें भविष्य के लिए कोई विचार मिलता है तो तुम 18% तक लाभ कमा सकते हो और एक दिन में तुम्हारा फ्लैट पूरी तरह से मुफ्त हो जाएगा। अब घर जाते समय ऊसांग सोचने लगता है। जब वो घर पहुंचता है तो 13वीं मंजिल के लोगों ने उसके दरवाजे पर कुछ नोट चिपका दिए थे। मेरे बच्चे की परीक्षा है, शोर मत करो। ये उसे परेशान करता है। अब ऊसांग सोच रहा है, मैं कोई शोर नहीं कर रहा हूँ। शोर ऊपर की मंजिल से आ रहा है, यानी 15वीं मंजिल से। नीचे के लोग मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? रात में ऊसांग को भूख लगती है, इसलिए वो खाने के लिए बाहर जाता है। वो वापस आता है, स्नान करता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन बिजली चली जाती है। पंखा या एसी काम नहीं कर रहा है। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर वही धमक की आवाज़ शुरू हो जाती है। ठीक तभी 13वीं मंजिल से एक मौसी उसके दरवाजे पर पर्ची लगाने आती हैं। ऊसांग गुस्से में कहता है, मैं ये धमक की आवाज़ नहीं कर रहा हूँ। मौसी कहती हैं, अगर तुमने मेरे पति के साथ इसे फिर से सुना तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। या तो आवाज़ कम करो या ऊपर की मंजिल के लोगों से बात करो। ऊसांग सोचता है, मैं भी चिंतित हूँ, चलो उनसे बात करते हैं। वो 15वीं मंजिल पर जिन्हू के पास जाता है और सब कुछ समझाता है। जिन्हू कहता है, मुझे लगता है आवाज़ मेरी ऊपर वाली मंजिल से आ रही है, तुम्हें वहां जाकर जांच करनी चाहिए। ऊसांग 16वीं मंजिल पर जाता है। मालिक कहता है, आवाज़ 14वीं मंजिल से शुरू होती है और ऊपर जाती है। अगर हम शोर करते तो हमें नीचे सुनाई देता, लेकिन ऊपर नहीं। ऊसांग 7वीं मंजिल पर जाता है। वहां एक बुजुर्ग परिवार रहता है। मौसी कहती हैं, हम शोर नहीं करते, हमें सुनने में बहुत कठिनाई होती है। ऐसा लगता है जैसे आवाज़ हमारे ऊपर से आ रही है। अंत में ऊसांग पेंट हाउस पहुंचता है। मालिक उसे बताता है, इस इमारत में विशेष दीवारें हैं जो एक जगह से आने वाली आवाज़ को पूरी इमारत में गुंजा देती हैं। 13वीं मंजिल पर किराएदार हैं जिनका अनुबंध 2 महीने में समाप्त हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। मालिक कहता है, अगर तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो तो मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। उपहार में 1 लाख रुपए थे, जो ऊसांग का उपहार था। ये मासिक EMI के बराबर था। वो उसे पाकर खुश हो जाता है। वो नीचे आता है, खाना लाता है और खाता है। लेकिन जब वो अपनी 14वीं मंजिल पर पहुंचता है तो वो देखता है कि किसी ने उसकी साइकिल पंक्चर कर दी है। वो सोचता है कि ये निश्चित रूप से 13वीं मंजिल के लोगों का काम है जो शोर से परेशान थे। अगली सुबह ऊसांग सोचने लगता है, अगर मैं कोई शोर नहीं करता तो ये शोर नीचे की मंजिल तक कैसे पहुंच रहा है। ऊसांग का एक दोस्त आता है और कहता है, दोस्त, मुझे उस सहकर्मी के बारे में जानकारी मिली है जो शेयर बाजार में गया था। मैंने उसका फ़ोन अनलॉक किया और पता चला कि CBF नाम का एक स्टॉक है। अगर हम इसे 815 रुपये में खरीदते हैं तो 15 अगस्त को सुबह 8:15 पर इसका रिटर्न 815 गुना होगा। लेकिन शुरू करने के लिए हमें 8.5 मिलियन की ज़रूरत होगी। ऊसांग कर्ज लेने पर विचार करता है। एक होम लोन है, खर्चे हैं और उसे अपनी माँ को पैसे भेजने हैं। जोखिम अधिक है, इसलिए वो पहले मना कर देता है। अब शाम को घर लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दुर्घटना और थकान के कारण वो थक गया है। वो निर्णय लेता है कि वो और 5 मिलियन निवेश करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अगली सुबह उसे एक संदेश मिलता है। कंपनी ने उसके घर के कागजात ले लिए हैं और उसे बताया कि उसने $1.10 बिलियन में फ्लैट खरीदा है।
अब बाजार मूल्य 1800 मिलियन है और वो 200 मिलियन के घाटे में है। ऊसांग जोर देता है कि वो कम से कम 850 मिलियन निवेश करेगा, लेकिन ब्रोकर उसे बताता है कि मालिक ने 800 मिलियन तय किया है और यदि वो सहमत होता है तो सौदा अंतिम होगा। हताशा में ऊसांग 85 मिलियन का ऋण लेता है, अपने घर के कागजात गिरवी रखता है और पैसा निवेश कर देता है। उसके दोस्त ने उसे $815 पर खरीदने के लिए कहा था और अब उसे कीमत बढ़ने का इंतजार करना होगा। एक दिन कीमत ठीक $815 तक पहुंच जाती है। वो तुरंत शेयर खरीद लेता है। उसे 8 दिन इंतजार करना है और 15 अगस्त को सुबह 8:15 बजे उन्हें बेचना है। लेकिन रात में वो बार बार धक्का मुक्की और धमक की आवाज सुनता है, जिसके कारण वो सो नहीं पाता। नीचे के लोग आकर उसे शोर बंद करने के लिए कहते हैं कि ये सब उसी के कारण है। तनाव में ऊसांग एक रात घर नहीं जाता और नीचे सिगरेट पीता है। तभी तीसरी मंजिल की मौसी के पति आते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास लाइटर है और तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम यहीं रहते हो, है ना? अब ऊसांग को ऐसा लगा जैसे वो कहना चाहता है कि इमारत में कोई शोर कर रहा है और दोष उस पर मढ़ा जा रहा है। वो जाकर जांच करता है कि ये व्यक्ति कौन है। तब मिन्सू नाम का आदमी कहता है, मुझे नहीं पता, हाल ही में हमारे बगल की सोसाइटी में एक हत्या हुई है। इस कारण वहाँ के फ्लैटों की कीमतें बुरी तरह गिर गई हैं और लोग वहाँ रहना भी नहीं चाहते। अब मिन्सू की बात सुनकर ऊसांग और भी डर जाता है। वो सोचता है, क्या पता हमारी सोसाइटी में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। लिफ्ट में चढ़ते समय मिन्सू बार बार अपने चाकू से कट 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 की आवाज कर रहा था। ये देखकर ऊसांग समझ गया कि मिन्सू ने ही उसकी साइकिल का टायर काटा था, लेकिन वो लड़ना नहीं जानता था, इसलिए वो बिना कुछ कहे अपनी मंजिल पर चला गया। अब ऊसांग इतना परेशान हो गया कि उसने कान में ईयरबड लगाकर शोर सहा, क्योंकि उसके द्वारा खरीदे गए शेयरों की कीमत धीरे धीरे आसमान छू रही थी। लेकिन शोर से परेशान होकर वो लगभग पागल होने लगा। उसकी माँ उसके सामने बैठकर प्यार से उसके लिए खाना बना रही है और पूछ रही है, बेटा तुम अब कब तक सियोल में रहोगे, तुम कब गांव वापस आओगे, तुम कब सेटल होगे? ऊसांग ने कहा, माँ शहर में पैसा कमाने के लिए मुझे थोड़ा और समय दो। लेकिन उसकी माँ की आवाज़ उसी कष्टप्रद आवाज़ में बदल गई जब ऊसांग को एहसास होता है कि ये आवाज़ें उसके दिमाग से खेल रही हैं। तो ऊसांग आवाज़ों से पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी मंजिल पर पटकना और ज़ोर ज़ोर से शोर करना शुरू कर देता है, इस उम्मीद में कि वो दूसरों को परेशान करेगा। शोर इतना तेज़ है कि पूरी सोसाइटी उसके दरवाजे पर आकर पूछती है, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? ऊसांग समझाता है, ये शोर मेरी मंजिल से नहीं आ रहा है, ये 13वीं मंजिल के लोगों के कारण है। मैं भी चिंतित हूँ, आपको उनके घर की जांच करनी चाहिए। मैंने ओवरहेड कैमरे से वीडियो बनाया है। जब मैं घर पर होता हूँ तब शोर होता है, लेकिन जब मैं नहीं होता तब नहीं। सोसाइटी सचिव कहते हैं, पहले तुम्हारे घर की जांच करते हैं। अगर तुम्हारे पास शोर मचाने का कोई यंत्र नहीं है तो तुम्हारी समस्या क्या है? ऊसांग उन्हें अंदर ले जाने के लिए मजबूर होता है। उसे बालकनी में एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जो स्पीकर से जुड़ा है। स्पीकर एक पाइप के माध्यम से जुड़ा था और यूट्यूब पर ड्रिलिंग मशीन की आवाज़ बज रही थी। ये सब देखकर ऊसांग गुस्से में फट पड़ता है। उसे लगता है कि 13वीं मंजिल के लोग उसे सस्ती संपत्ति बेचना चाहते हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवे बनने के बाद कीमतें बढ़ेंगी। फिर ऊसांग और मिन्सू के बीच झगड़ा शुरू होता है। मिन्सू जमीन पर गिर जाता है, ऐसा लगता है जैसे ऊसांग ने उसे मारा है। लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, जो आकर ऊसांग को जेल ले जाती है। अगले दिन 15 अगस्त वो समय था जब ऊसांग को अपने शेयर बेचने थे। पुलिस उसे उसका फ़ोन देने से इनकार कर देती है। बहुत कठिनाई के बाद वो अपना फ़ोन बरामद करता है, लेकिन उसकी स्क्रीन टूट जाती है। वो दूसरे डिवाइस से लॉगिन करके शेयर बेचना चाहता है। वो ऑफिस जाता है, पुलिस की कंप्यूटर में लॉगिन करता है और 8:15 की कीमत का इंतज़ार करता है। ठीक जब वो लेन देन करने वाला होता है, पुलिस आकर गेट पर धक्का देती है। वे ऊसांग के हाथ में लेज़र गन से गोली मारते हैं। लेज़र के बावजूद ऊसांग 8:15 पर ट्रेड बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस बिजली का तार खींच देती है। कंप्यूटर बंद हो जाता है और थकान से वो बेहोश हो जाता है। उसका जीवन पूरी तरह तबाह होता महसूस होता है। वो घर वापस आकर अपना फ़ोन चेक करता है और रिटर्न +815% से -95% हो गया है। इसका मतलब है कि उसने अपना घर गिरवी रखकर जो 85 मिलियन का कर्ज लिया था, वो अब नहीं रहा। वो अपना घर और नौकरी खो देता है, क्योंकि उसने सब कुछ जोखिम में डाल दिया था। सब कुछ देखकर वो आत्महत्या करने का फैसला करता है। वो अपनी माँ को एक पत्र लिखता है, सॉरी माँ, मैंने आपको धोखा दिया। मैं गांव से बेहतर जिंदगी के लिए आया था,
लेकिन शहर ने सब कुछ छीन लिया। अब कुछ नहीं बचा, मैं मर रहा हूँ। मौत की ओर जाते समय उसे 13वीं मंजिल पर एक रोशनी दिखाई देती है और धमक की आवाज़ सुनाई देती है। फिर उसे याद आता है, मैं कोई शोर नहीं कर रहा हूँ, ये 13वीं मंजिल के लोग हैं। वो सोचता है, मैं मरने से पहले उन्हें एक सबक ज़रूर सिखाऊंगा। नीचे उतरते समय उसकी मुलाकात 15वीं मंजिल पर जिन्हू से होती है। वो कहता है, तुम मानोगे नहीं, कल पुलिस तुम्हें उठाकर ले गई, लेकिन तुम अभी भी नहीं रुकोगे। 14वीं मंजिल पर वे दोनों बहस करते हैं और हाथापाई करते हैं। फिर से एक धमक की आवाज़ होती है और हर कोई समझ जाता है। जिन्हू ऊसांग का पत्र पढ़ता है, जिसमें उसने लिखा है, मैं गहरे कर्ज में डूबा हूं और अपनी जान लेना चाहता हूं। जिन्हू कहता है, चलो मिलकर समस्या का समाधान करते हैं। वे 13वीं मंजिल पर मौसी के घर जाते हैं, जहां मिनसू रहता है। मिनसू घर पर नहीं था, इसलिए वे घर की जांच करते हैं। उन्हें कोई स्पीकर, ड्रिलिंग मशीन या अन्य शोर मचाने वाले उपकरण नहीं मिलते। वहां वे 13वीं मंजिल के निवासियों के बिल लंबित देखते हैं। बिजली, पानी, दूध और अन्य सभी बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। ये लोग खुद गहरे कर्ज में डूबे हुए हैं और उन्हें स्पीकर भी नहीं मिल रहा है। फिर वे पेंट हाउस यानी 17वीं मंजिल की जांच करने का फैसला करते हैं। उनकी योजना सचिव के घर जाकर उसे भ्रमित करने की थी, जबकि ऊसांग पेंट हाउस की तलाशी लेता है। ऊसांग जब पेंट हाउस की जांच करता है तो उसे कोई बड़ा स्पीकर नहीं मिलता। इसके बजाय उसे एक बंदूक और फिंगरप्रिंट वाला एक दरवाज़ा मिलता है, जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हैं। पेंट हाउस का मालिक आकर गुस्से में कहता है, तुम मेरे घर में छुपकर क्या ढूंढ रहे थे, और उसे पीटना शुरू कर देता है। ऊसांग को सच बोलने पर मजबूर किया जाता है कि स्पीकर तुम्हारे घर में था। कर्ज चुकाने के लिए मैंने जो संपत्ति बेची थी वो तुमने छीन ली थी। 13वीं मंजिल के लोगों ने भी अपना फ्लैट बेच दिया था और किराए पर रहने लगे थे। तुमने उनका फ्लैट ले लिया था। तभी जिन्हू वहां आता है। पेंट हाउस के मालिक पहले लोगों से सस्ते फ्लैट खरीदते हैं, फिर उन्हें कर्ज में डुबो देते हैं। जब लोग कम कीमत पर अपने फ्लैट बेचने को मजबूर होते हैं तो वे उन्हें सस्ते में वापस खरीद लेते हैं। जब एक्सप्रेसवे लाइन यहां आएगी तो उनका लाभ 200% नहीं 500% बढ़ जाएगा। अब वो सब कुछ समझ जाता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिल रहा है, इसलिए उसे जाना होगा। जिन्हों को ये भी एहसास होता है कि पेंटहाउस के मालिक ही इमारत में शोर कर रहे हैं ताकि लोग परेशान होकर अपने फ्लैट बेच दें। जब एक्सप्रेसवे लाइन वहां आएगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी। उसांग सोचता है, ये आदमी पहले मुझे मार देना चाहता था, अब वो मेरा दोस्त कैसे बन गया? उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। फिर उसे एक फ़ोन मिलता है, वही फ़ोन जो पहले बालकनी के स्पीकर से जुड़ा था, जहां ड्रिलिंग मशीन की आवाज़ यूट्यूब पर बज रही थी। उसे याद आता है कि फ़ोन वाईफाई से जुड़ा था, लेकिन उसके घर में कोई वाईफाई नहीं है। ये कैसे संभव है? वो 15वीं मंजिल पर वाईफाई सिग्नल चेक करने जाता है। जिन्हों उससे पूछता है, क्या तुम्हारे घर में वाईफाई है? उसांग मना करता है। अब फ़ोन विभिन्न मंजिलों पर है। वो वाईफाई स्ट्रेंथ चेक करता है। जब वो नीचे जाता है तो वाईफाई स्ट्रेंथ घट जाती है। जब वो ऊपर आता है तो वाईफाई स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि वाईफाई सिग्नल ऊपर की मंजिल से आ रहा है। जब वो जिन्हू के अपार्टमेंट में लौटता है तो वाईफाई स्ट्रेंथ फुल है। इसका मतलब है कि ड्रिलिंग शोर जिन्हू की योजना थी, लेकिन सबूत पाने के लिए उसांग को जिन्हू के घर में घुसना था, पर उसके पास चाबी नहीं थी। वे दोनों एक स्पा में जाते हैं और जिन्हू पूछता है, 13वीं मंजिल पर रहने वाले लोगों के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? उसांग कहता है, मैं बहुत चिंतित हूं कि मौका मिलने पर मैं उन्हें मार डालूंगा। जिन्हू यही चाहता था। इसी बीच वो उसकी चाबियां स्वाइप करता है और जल्दी से 15वीं मंजिल पर जाता है। वो जांच करता है और पुष्टि करता है कि जिन्हू ही इस सब के पीछे था। वो ये भी देखता है कि जिन्हू ने हर मंजिल के घर की तस्वीरें और लोगों की जानकारी रखी है। उसके पास ऐसा सॉफ्टवेयर भी है जो चाबी के बिना ताले खोल सकता है। उसके पास लोगों के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस है, जिससे वो सबके बारे में सब कुछ जान सकता है। कौन घर पर है, कौन बाहर है और कौन क्या कर रहा है। यहाँ तक कि उसने अपनी ही मंजिल पर कैमरा एक्सेस करके 15वीं मंजिल का कैमरा खुद बंद कर दिया था, ताकि कुछ भी रिकॉर्ड ना हो। इसके अलावा एक कमरे में उसांग देखता है कि बाथरूम पूरी तरह टूटा हुआ है। दीवारों से लोहे की छड़ें बाहर निकली हुई हैं। वो सोसाइटी में शोर पैदा करने के लिए इन छड़ों को जोर जोर से हिलाता था। उसकी योजना उसांग को फंसाने की थी, ताकि उसांग जब भी किसी से झगड़ा करे तो वो हताश होकर आत्महत्या कर ले। जब सोसाइटी में आत्महत्या होती है तो संपत्ति की कीमतें गिर जाती हैं, सचिव का अनुबंध रद्द हो जाता है और इमारत को सील कर दिया जाता है।
जिन्हू ये काम इसलिए कर रहा था क्योंकि वो सोसाइटी सचिवों से खतरा महसूस कर रहा था। वो मालिक को नुकसान पहुंचाने के लिए दृढ़ था, क्योंकि वो पहले एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर था और अब एक बड़ी सोसाइटी का मालिक बन गया था। जिन्हू को संदेह था कि सोसाइटी मालिक ने निर्माण कंपनी की घटिया सामग्री के बारे में सच्चाई छिपाई है और पैसे बचाने के लिए उसने उस पैसे का उपयोग करके एक और जर्जर इमारत बनाई है। जिन्हू चाहता था कि ये सच्चाई सामने आए और सोसाइटी मालिक को नुकसान हो। इसी कारण जिन्हू ने ऊसांग को निशाना बनाकर इमारत बंद करवाने और मालिक के पीछे के काले सच को उजागर करने की योजना बनाई थी। हालांकि ऊसांग की इसमें कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे ये सब सहना पड़ा। जैसे ही जिन्हू घर छोड़ता है, 13वीं मंजिल की मौसी आती हैं और जिन्हू से पैसे मांगती हैं। वो कहती हैं, आपके अनुरोध पर मैंने 14वीं मंजिल के दरवाजे पर एक नोट लगा दिया है। मेरे पति को पीटा गया और उन्होंने नाटक किया, लेकिन मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले। मुझे अपने बिलों का भुगतान करना है, तुम कब दोगे? जिन्हू गुस्से में पूछता है, तुम्हें और कितने पैसे चाहिए? और गुस्से में कहता है, चलो यहाँ से चले जाओ। मौसी भी गुस्से में कहती हैं, मैं सचिव के पास शिकायत दर्ज कराऊंगी। मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम शोर कर रहे हो। जिन्हू इस डर से कि उसका राज खुल जाएगा, मौसी की हत्या कर देता है। इस बीच ऊसांग अंदर जाता है और बिस्तर के नीचे छिप जाता है। ऊसांग बिस्तर के नीचे छिपकर सब कुछ देख रहा था। जब वो बाहर आता है तो जिन्हू उसे पकड़ लेता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। ऊसांग कहता है, रुको, मुझे मत मारो, मुझे पता है तुम्हारे इरादे ठीक हैं। तुम सचिव का काला पैसा उजागर करना चाहते हो। चलो साथ मिलकर काम करते हैं। बदले में तुम मेरी संपत्ति मेरे नाम कर दो। मैं गहरे कर्ज में डूबा हूँ और सचिव ने संपत्ति के सारे कागजात ले लिए हैं। व्यवसाय में मैंने जो पैसा निवेश किया था वो भी खत्म हो गया है। ये सब सुनकर जिन्हू सहमत हो जाता है और वे सचिव को हटाने का निर्णय लेते हैं। लेकिन संपत्ति का मालिक और भी चालाक निकलता है। उसने एक काला खाता बनाया था जिसमें इस्तेमाल की गई सामग्री सहित इमारत का पूरा रिकॉर्ड था। यदि सामग्री उच्च गुणवत्ता की होती तो लागत बहुत अधिक होती। हालांकि संपत्ति के मालिक ने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए सस्ती और घटिया सामग्री का उपयोग किया था, जिसके कारण इमारत इतनी खराब बनी थी। जिन्होंने मालिक के पति को मार डाला था क्योंकि उसने नीचे की मंजिलें गरीब लोगों को सस्ते दामों पर बेची थीं और सचिव उन्हें परेशान करता था। जिन्हू ऊसांग को संपत्ति के मालिक को मारने के लिए कहता है, लेकिन ऊसांग उसे नहीं मारता। मालिक जिन्हू और ऊसांग दोनों को मारना चाहता था ताकि वो इमारत के ज्यादातर हिस्से का मालिक बन सके। उसने ऊपर की मंजिलें खरीदी थीं क्योंकि नीचे की मंजिलें बहुत कीमती नहीं थीं। ऊसांग को मारने से पहले वो कहता है, तुम गरीब लोग हम अमीर लोगों के जाल में फंसते रहोगे और हम और पैसा कमाएंगे। जब वो ऊसांग को गोली मारने वाला होता है तो जिन्हू पीछे से उठकर संपत्ति के मालिक को मार देता है। फिर वो ऊसांग को बही खाता लाने के लिए कहता है। ऊसांग परेशान था और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने इस मंजिल को नष्ट करने का फैसला किया। उसने अपनी 14वीं मंजिल के कागजात लिए और बाकी सभी दस्तावेजों को जला दिया। गैस पाइपलाइन खुल गई जिससे पूरा पेंटहाउस फट गया। विस्फोट के बाद नीचे की मंजिल पर रहने वाले लोग या तो अपना घर छोड़ गए या उसे खाली कर दिया। कहानी अस्पताल में बदल जाती है, जहां ऊसांग की मां उसके पास आती हैं और कहती हैं, अब इस इमारत को भूल जाओ और स्वस्थ होने के बाद मेरे साथ गांव चलो। ऊसांग पुलिस स्टेशन जाता है और उन्हें बताता है कि शोर उसकी ऊपर वाली 15वीं मंजिल के आदमी के कारण था। उसने स्पीकर लगाए थे और पूरी इमारत में शोर फैलाया था, लेकिन पुलिस उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। थककर ऊसांग अपनी माँ के साथ गांव चला जाता है। उसकी माँ कहती है, जब तक चाहो रहो, लेकिन एक दिन तुम्हें नई जिंदगी शुरू करनी होगी। रात में ऊसांग सोच रहा है कि जाए या नहीं। फिर वो निर्णय लेता है, चलो चलते हैं, अब संपत्ति मेरे नाम है। 14वीं मंजिल पर वापस आकर वो खुश है। वो कहता है, मेरा पूरा नुकसान पूरा हो गया है। अब मुझे कोई किश्त नहीं देनी होगी, सचिव को जवाब नहीं देना होगा या किसी को कागजात नहीं देने होंगे। अब ये फ्लैट मेरा है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि इमारत का निर्माण कमज़ोर है। स्पीकर हो या ना हो, नीचे के लोगों की आवाज़ें अभी भी फ्लैट में आती हैं। छोटे कमरों के कारण ऊपर की ओर शोर सुनाई देता है। इसी दृश्य के साथ फिल्म की कहानी समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखना।